जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सभी को अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडुटेरिया के फुल लेंथ टेस्ट का मॉक टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 2 है और टेस्ट नंबर 12 है। टोटल टेस्ट 12 हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट 2 है आपका फुल लेंथ टेस्ट, इसको अपलोड कर दिया है। और जो भी आपका यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे अपलोड होता है, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे BPSC का PYQ पेपर है आपका, यहाँ पे इसको आपको देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपका जो BSSC CGL के लिए मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दिया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको BSSC CGL के लिए अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और इसका PDF आप इसका जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप या तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, या फिर मैंने इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा है कहाँ पे, YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और आपका कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और आपका कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग हिंदी में देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था। तो कौन सा था, तो ये था आपका चौथा था। याद रखिएगा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, तो कौन था, पहला था महायाना, दूसरा था हीनयाना। तो ये आपका चौथा बुद्धिस्ट समिति में हुआ था, चौथा बुद्धिस्ट संगति में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे। और महायाना और हीनयाना 2 पार्ट में टूटा था। और किसके टाइम हुआ था, कनिष्क के टाइम हुआ था। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल आपका किसके टाइम हुआ था, अजातशत्रु के टाइम हुआ था। और हेड कौन था, आपका महाकश्यप था। और यहाँ पे क्या हुआ था, विनय पिता का और सुत पिता का में आपका यहाँ पे डिवाइड हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति में आपका जो है आपका किसके टाइम में, कालाशोक के टाइम हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। और यहाँ पे जो है सबाकामी हेड किए थे। और यहाँ पे जो है आपका अष्टाविरावादिनी और महासंगनिका में विभाजित हुआ था। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के टाइम हुआ था। मोगलीपुत्र तीतस ने इसको हेड किया था। और यहाँ पे अभिधाम पिटक का संकलन हुआ था। मैंने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का बता दिया है। और यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं। खेल के मैदान के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका धौलावीरा से मिला है। तो हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिला है, धौलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें धौलावीरा कहाँ पे, तो गुजरात में हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और क्या धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से आपको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला है, 3 पार्ट में आपका विभक्त है। और यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट हो गया। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के लिए मिला है, ऑब्जर्वेटरी मिला है। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे स्टेडियम मिला है। तो 3 का यहाँ पे 3 का आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे। तो प्रजापति जो है किसके निम्न मुख्य देवता थे, ये थे आपके सृजन के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे, तो सृजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं। तो सर्वाधिक अभिलेख मिला है आपका कुमार गुप्त का। याद रखिएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं, कुमार गुप्त के मिले हैं। इन्होंने ही किसका, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना करवाया था, याद रखिएगा। और गुप्ता डायनेस्टी के जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपका श्री गुप्त थे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और समुद्रगुप्त है भारत का नेपोलियन कहा जाता है इनको, समुद्रगुप्त। इनकी जानकारी कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है।
जिसको बनाया था जिसको बनाया था हरिसेन ने बनाया था। रवि कीर्ति ने आईहोल इंस्क्रिप्शन को बनाया था। नेक्स्ट है निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया था। तो निष्काम कर्म जो आपका इसमें ईशोपनिषद में दिया गया था। तो निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। तो ईशोपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा हमारा मुगल काल में मुहस्सिब कौन था। मुगल काल में मुहस्सिब कौन था, यह था आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहस्सिब आपका आचरण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमुक्त मर्यादा किस प्रसिद्ध शासक द्वारा लिखी गई है। तो अमुक्त मर्यादा जो आपका कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। अमुक्त मर्यादा किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा लिखी गई है, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय है विजयनगर एम्पायर का सबसे प्रतापी राजा था और ये जो है विजयनगर एम्पायर के तुलुवा डायनेस्टी से संबंधित रखते थे। इनके कार्यकाल में अष्टदिग्गज रहते थे और ये जो है आपका बाबर के कंटेम्प्रेरी थे, याद रखिएगा बाबर के कंटेम्प्रेरी थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है यहाँ पे, और इनके टाइम में अष्टदिग्गज जो था 8 तेलुगु पोएट का एक सम्मेलन था, सभा था। नेक्स्ट है 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो किसे कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आपका चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो आपका चैतन्य महाप्रभु को इसका माना जाता है अवतार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तब पहला देखिए, अकबर द्वारा जजिया कर का उन्मूलन जो आपका 1564 में हुआ था, सही बात है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में किया था। मजहर की घोषणा जो आपका 1579 में किया गया था। कौन सा, 1579 में, 1579 में किया गया था, ना कि आपका ये आपका गलत है, बाकी आपका ये आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563 में था, ये भी आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो शुद्ध अरबी सिक्के जो है किसने जारी किया था, यहाँ पे याद रखिएगा, ये है आपका इल्तुतमिश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। तो इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए इल्तुतमिश जो आपका क्या क्या बनाया था, इल्तुतमिश से कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और यहाँ पे जो इन्होंने पहला शासक था जो बिहार को अपने अंडर कंट्रोल में लिया था, दिल्ली सल्तनत से के अंडर लिया था। नेक्स्ट है आपका दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था। तो किस पार्टी से थे, तो आपका लिबरल पार्टी से थे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था। तो लिबरल पार्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने 3 बार जो है भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक तो आपका 1886 में किया था, फिर जो है आपका 1893 में और फिर आपका 1906 में। 1806 और 1906 आपका कलकत्ता में और 1893 में आपका कहाँ पे, लाहौर में इन्होंने किया था। इन्होंने राष्ट्र गुप्तार हो गया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल लिखा है। और भारत का पहली बार नेशनल इनकम निकालने वाले कौन है, आपके दादा भाई नौरोजी हैं। यहाँ पे देखेंगे इन विच उपनिषद, इंग्लिश में रिवीजन कीजिए। आइए, इन विच उपनिषद सत्यमेव जयते मेंशन। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। किस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो आपका चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम में। नेक्स्ट है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ हड़प्पा साइट एविडेंस ऑफ प्लेग्राउंड फाउंड। यानी हड़प्पा के किस साइड से साक्ष्य मिला है प्लेग्राउंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो धौलावीरा से मिला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजापति वॉज द मेन डाइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटा वैदिक पीरियड। यानी किस प्रजापति जो थे मेन डाइटी थे किस लेटा वैदिक पीरियड के। तो ये थे आपके गॉड ऑफ क्रिएशन के, प्रजापति क्या थे, गॉड ऑफ क्रिएशन है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन विच रूलर इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा जो है आपका इंस्क्रिप्शन किसके नाम पे मिला है। तो आपका कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन मिला है किसके नाम, किस गुप्ता पीरियड का। तो आपका कुमारगुप्त 1 का हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच उपनिषद द प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म फर्स्ट प्रोपाउंडेड। यानी निष्काम कर्म की अवधारणा सबसे पहले किस उपनिषद में प्रोपाउंड किया गया था। तो आपका ईशोपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर देखिए, हु वाज द मुहस्सिब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में मुहस्सिब क्या था, तो आपका कंडक्ट ऑफिसर, आचरण अधिकारी था। कंडक्ट ऑफिसर कहलाता था मुहस्सिब। ऑप्शन डी हो जाएगा। अमुक्त मल्यादे वाज द रिटन बाय विच फेमस रूलर। तो अमुक्त मल्यादा किसके द्वारा लिखा गया है, तो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। अमुक्त मल्यादा किसके द्वारा लिखा गया है, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने एक गाँव बसाया था जिसका नाम था ममल्लापुरम, नागलपुरम था, नागलपुरम गाँव था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट इज कंसिडर टू बी द इनकारनेशन ऑफ कृष्ण एंड विष्णु। यानी इनमें से कौन से सेंट थे, साधु थे, जिनको कहा जाता है कि वे कृष्णा और विष्णु के अवतार थे। तो ये आपका चैतन्य महाप्रभु इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं था, जजिया का एबोलिशन आपका 1564 में किया गया था। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था 1579 में, और एबोलिशन पिलग्रिमेज टैक्स आपका 1563 में किया गया था। तो यही आपका तीसरा वाला आपका गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इशू प्योर अरेबिक कॉइन। कौन सा दिल्ली सुल्तानत का रूलर था जिसने प्योर अरेबिक कॉइन को इशू किया था, तो ये था आपका इल्तुतमिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। यानी दादा भाई नौरोजी पहले इंडियन थे जिनको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुना गया था, इलेक्ट किया गया था। विथ विच पार्टी टिकट डिड ही विन द इलेक्शन। किस पार्टी से इलेक्शन विन किए थे, तो आपका लिबरल पार्टी से जीते थे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर में हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई थी। तो कब बनाई थी, तो यह बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार कब बनाई थी। अंतरिम सरकार बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर, और इन्होंने एक नारा लिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा नारा था दिल्ली चलो का नारा था। कहाँ से दिए थे, ये भी आपका सिंगापुर से ही दिए थे। सुभाष चंद्र बोस को पैट्रियट ऑफ पैट्रियट, यानी देशभक्तों का राजकुमार कहा था महात्मा गांधी ने। इसको देश नायक कहा था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इनको नेताजी कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, हिटलर ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया जाता है। द इंडिपेंडेंट जो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है। द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट हो गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव 14 जून 1947 को पारित किया था। कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 14 जून 1947 को पारित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कूट मिलान करना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मुख्य विशेषता बताना है, कौन सा इनमें से मुख्य विशेषता है। पहला है 1919 का बताना है। 1919 में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण दिया गया था, सही बात है। दूसरा है, प्रांतों की कार्रवाई सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई गई, तो ये भी आपका सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था, ये भी आपका सही है। जाहिर सी बात है, वहाँ भी आपको जो 1919 के एक्ट से क्या था, आपका डायरार्की कहाँ पे आया था, डायरार्की आपको देखा गया था प्रोविंस में डायरार्की लाया गया था, और जिसके वजह से आपका केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विभिन्न लड़ाइयों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। वंदीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, प्रथम बेदरा की लड़ाई के 1759 में हुआ था। और पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये आपका 1766 से 69 के बीच में हुआ था। और पहला कर्नाटक युद्ध 1753 के आसपास हुआ था, 1748 में हुआ था, ठीक है, 1748 में हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था
1748 से 1749 के बीच में। फिर जो है तीसरा बेदरा की लड़ाई 1759 को हुआ था। फिर जो है आपका पहला हुआ था वंदीवास की लड़ाई 1760 में, और उसके बाद जो आपका पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? ये था आपका मैसूर हो जाएगा। ठीक है, मैसूर। पहला हैदराबाद निजाम, दूसरा मैसूर। तीसरा 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे अभिनव भारत क्या हो जाएगा? अभिनव भारत आपका हो जाएंगे वी डी सावरकर हो जाएंगे, अभिनव भारत। फिर जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका है? नारायण मनोहर जोशी का हो जाएगा। नौजवान भारत सभा हो जाएगा आपका भगत सिंह का, नौजवान भारत सभा भगत सिंह का। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद का हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से अगर देखना है देख लीजिए, अभिनव भारत वी डी सावरकर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस नारायण मनोहर जोशी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद 1924 में, और नौजवान भारत सभा भगत सिंह 1926 में। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह यानी व्हाइट म्यूटनी हुआ था? तो आपका रिपन के टाइम में हुआ था। श्वेत विद्रोह रिपन के टाइम में, जिसको एल्बर्ट बिल आपका कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रिपन के टाइम में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए आइए रिवाइज कीजिए इंग्लिश में। When did the Subhash Chandra Bose form the provincial government of independent India in Singapore along with the Azad Hind Fauj? यानी सुभाष चंद्र बोस ने कब प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रोविजनल गवर्नमेंट स्थापित किया था? कहाँ पे? सिंगापुर में, अलॉन्ग विथ आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ। तो ये किया था आपका 21 अक्टूबर 1947 को किया था, 21 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द न्यूज़पेपर नेम द इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड? इंडिपेंडेंट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था? तो मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया है, आपका पब्लिश किया जाता था? तो मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन डिड द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कब जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन पास किया था? ये किया था 14 जून 1947 को किया था। याद रखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टीशन ऑफ इंडिया का रिजोल्यूशन पास किया था 14 जून 1947 को। 15 का बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत में कौन सा यहाँ पे सही है, अबव करेक्ट है? तो यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव पावर जो आपका ट्रांसफ़र किया गया था सेंटर से प्रोविंस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंस में क्या लाया गया था? डायरार्की लाया गया था प्रोविंस में। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लेजिस्लेटिव पावर लाया गया सेंटर से प्रोविंस की तरफ, और जो सिस्टम ऑफ डायरार्की था एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट का वो आपका प्रोविंस पे लागू किया गया। और अंडर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनियन बजट जो था आपका सेपरेट कर दिया गया स्टेट बजट से। तो तीनों ही स्टेट में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अरेंज द बैटल। अरेंज कीजिएगा बैटल को। आपका पहला एंग्लो मैसूर सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका पहला कर्नाटिक वॉर होता 1748-49 में। उसके बाद बैटल ऑफ आपका बेदरा हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ बंदीवास हुआ था, उसके बाद आपका एंग्लो मैसूर वॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड स्टेट जिन्होंने एक्सेप्ट किया था विलीजली का सब्सिडरी अलायंस वो था आपका मैसूर था। सेकेंड स्टेट जिसने विलीजली का सब्सिडरी अलायंस जो है आपका एक्सेप्ट किया था मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिनव भारत जो आपका कौन सा था? तो वी डी सावरकर हो जाएगा अभिनव भारत। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का नारायण मनोहर जोशी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन हो जाएगा आपका रिपब्लिक एसोसिएशन, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, और नौजवान भारत सभा आपका भगत सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पे 19 का हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 का हो जाएगा आपका, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय डिड द व्हाइट म्यूटनी टेक प्लेस? व्हाइट म्यूटनी किसके टाइम कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रिपन के टाइम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग के द्वारा जो है आप स्थापना उसका शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, शिशिर कुमार घोष ने ही आपका अमृत बाजार पत्रिका भी स्टार्ट किया था।
शिशिर कुमार घोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली और आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग जो आपका स्वीकार की गई थी किसके टाइम में, तो ये था आपका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तभी जाके सभी लोग जो है एक साथ आ गए थे एक प्लेटफॉर्म पे 1916 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग जो आपका स्वीकार कर ली गई थी, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे गवर्नर जनरल जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को लाल किले खाली करने और कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया, इनसे संबंधित चयन करना है, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा डलहौजी ने अनाउंस डलहौजी ने बोला था किसको, बहादुर शाह द्वितीय को हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, ये था माउंटबेटन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, माउंटबेटन किया था। माउंटबेटन जो है आपका, इन्होंने एक 3 जून प्लान निकाला था, जिसको 3 जून प्लान को माउंटबेटन प्लान कहते हैं, इसको डिकी इस्माइल प्लान कहते हैं, डिकी इस्माइल प्लान। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित कहा था, तो ये जो कहा था किसने कहा था, ये था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान में विदेशी कपड़ों को जो जलाया गया था उसको एक निष्ठुर बर्बादी कहा था, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में रेलवे बिछाने का एकमात्र जो इनका उद्देश्य था वो जो है भारत से लूटना था। ठीक है, भारत की चीज़ों को, भारत के जो खजाने हैं उनको अपने देश में ले जाना था। तो यहाँ पे पहला देखिए, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल नहीं करेगा। देश में अन्य सुविधाओं का वो लोग विकास करेंगे नहीं हमारे देश में। खानों और बंदरगाहों से जोड़ना, तो हाँ ये हो सकता है। और जनहित के कार्य, वो लोग कभी जनहित के कार्य कर नहीं सकते हैं, तो यही एक ऑप्शन जो बचता है आपका, फिर खानों को बंदरगाह से जोड़ना, ताकि जो भी आपका आयरन ओर हो, चाहे आपका कोयला हो, सब कहाँ ले जाए, ब्रिटेन ले जाए, चाहे बाहर बेच दें। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 27वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइएगा, तो बांकीपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, बांकीपुर पटना में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था, बांकीपुर पटना में किया गया था। नेक्स्ट है झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो झलकी की संधि किसके बीच हुई थी, हैदराबाद निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था। झलकी की संधि किसके बीच में हुआ था, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था। तो पूर्ण सिपाही विद्रोह जो है किसने कहा था, तो ये कहा था आपका लॉरेंस और सीली ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह कहा था, लॉरेंस और सीली ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। टी आर हॉल जो आपका, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बारबेरियन एंड सिविलाइजेशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बताया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनाई थी। तो इन मेमोरियल पेंटिंग जो है किसने बनाया था, तो यह आपका पैटर्न ने बनाया था। किसने बनाया था, पैटर्न ने, ऑप्शन पैटर्न। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाई थी, तो जोसेफ नोएल पैटर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आप रिवीजन कीजिए जल्दी से। बाय होम वन द इंडियन लीग इस्टेब्लिश, इंडियन लीग किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये था आपका शिशिर कुमार घोष, जिन्होंने आपका अमृत बाजार पत्रिका भी इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है लिखा था, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन भारतीय नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में डिमांड जो था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक्सेप्ट किया गया था। तो ये था आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन ये हो जाएगा। जहाँ पे कांग्रेस, नरम दल और गरम दल, जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों चारों साथ साथ आ गए थे। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल हु ऑर्डर द दिल्ली एम्पायर, यानी वह गवर्नर जनरल जिसने ऑर्डर दिया था एम्पायर को, दिल्ली एम्पायर को, कि वो रेड फोर्ट को वैकेट कर दे, यानी खाली कर दें, और कहाँ पे रहें, कुतुब मीनार में जाकर रहें। ये बोला था आपका डलहौजी ने बहादुर शाह जफर को कहा था। नेक्स्ट है हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, ये थे आपके माउंटबेटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हु डिक्लेयर द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथ ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट द इंसेन वेस्ट, यानी किसने कहा था कि जो हम लोग जो क्लॉथ को जलाया जा रहा है, जो फॉरेन क्लॉथ को जलाया जा रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, वो क्या है, इंसेन वेस्ट है आपका। किसने कहा था, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ द लेइंग रेलवे लाइन इन इंडिया बाय डलहौजी। डलहौजी के द्वारा जो भारत में रेलवे लाइन का एक्सटेंशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, किस लिए हुआ था, तो आपका कनेक्ट माइंस विथ पोर्ट, यानी पोर्ट को माइंस के साथ कनेक्ट करना हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हेन वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो 27वां सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ पे, बांकीपुर पटना में हुआ था। किसके अंडर में, आर.एन. मधोलकर के अंडर में हुआ था, आर.एन. मधोलकर के अंडर में। और इसी में जो है आपका पहली बार जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है द टीटी ऑफ झलकी वाज साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीटी ऑफ झलकी जो है किसके किसके बीच में होता, तो निजाम ऑफ हैदराबाद और बालाजी बाजीराव हो जाएगा। टीटी ऑफ झलकी जो आपका निजाम ऑफ हैदराबाद और बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 87 एज ए कंप्लीट सिपॉय, यानी जो है किसने सिपॉय कंप्लीट सिपॉय बिटने कहा था 1857 को, तो ये था आपका लॉरेंस एंड सिली ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हु मेड ए पेंटिंग इन द मेमोर, यानी एक मेमोर में किसने पेंटिंग बनाया था, एक मेमोर का था डेडिकेटेड टू ब्रिटिश वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के दौरान में इंडिया में एक मेमोर बनाया गया था ब्रिटिश वुमेन के को डेडिकेटेड था ब्रिटिश वुमेन को, और ये पेंटिंग किसने बनाया था, तो आपका जोसेफ नॉयल पैटर्न ने बनाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 31 नंबर देखेंगे 31 का हिंदी में, पहले हिंदी देख लेते हैं उसके बाद इंग्लिश। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, दाब का विमीय सूत्र होता है आपका ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2 हो जाएगा। यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया, फोर्स का होता है ML/T इनवर्स 2 होता है, अब बटा में L स्क्वायर, एक L से L एक चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन है, तो वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल और उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो वह दर्पण जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल और उत्तल दर्पण हो जाएगा। ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता पिच होती है जो इसे पर निर्भर करती है। पिच किस पर निर्भर करेगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पे करेगा। फिर जो है साउंड किस पे करेगा, एम्पलीट्यूड पे। बताइए लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे, और जो क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड करता है वो किस पे करेगा, वेव फॉर्म पे करेगा। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है, तो कौन सा सबसे अधिक अपवर्तित होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन डी बैगनी हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका बैगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी। और सबसे कम जो होगा आपका यहाँ पे यहाँ पे लाल हो जाएगा, सबसे कम लाल होगा, सबसे ज़्यादा बैगनी हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, तो आपका डाल्टन ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो आपका जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, तो आपका बैगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे 34 का क्या दे रखा है यहाँ पे ऊपर, विच कलर ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट कौन करता है, तो सही बात है कि यहाँ पे अगर प्रिज्म पास करेगा तो सबसे ज़्यादा आपका विब्ग्योर और सबसे कम ऊपर में रेड करता है, तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्ट होता है आपका ये आपका विब्ग्योर होता है। नेक्स्ट है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है आपका ध्रुव पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलिस फोर्स ज़्यादा होता है। और कॉलिस फोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे जो
और सबसे कम गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहाँ पे होता है? आपका ये आपका इक्वेटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे लगता है? ध्रुव पे लगता है, क्योंकि जो है आपका अर्थ जो है मैग्नेट की तरह काम करता है। तो सबसे ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से निकलता है? जहाँ से निकलेगा आपका यहाँ से पोल्स पे ही निकलता है, इसलिए यहाँ पे जो आपका पोल्स पे क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाए तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होगा? तो 100 वाट इंटू 100 करेंगे तो 1000 यूनिट, जो कि आपका 1 यूनिट के बराबर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस में? तो ये है आपका रासायनिक युद्ध में हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग जो आपका रासायनिक युद्ध में करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित रहता है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है? तो आपका हेनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरकत्व की इकाई होती है हेनरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक होता है? तो सबसे अधिक समस्थानिक किस में होता है? तो आपका पोलोनियम में होता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? यहाँ पे ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिरर जो होता है ऑलवेज यहाँ पे फॉर्म करता है इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज फॉर्म करेगा और हमेशा रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो कौन सा इमेज हो जाएगा आपका? प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर जो है 33 समय देखेंगे, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का पिच, यानी साउंड का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पिच है, जो कि डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। वहीं अगर लाउडनेस बात करते हैं, लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगा? तो आपका एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, और क्वालिटी डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। विच कलर ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, यानी जब प्रिज्म से पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट रिफ्रैक्ट करता है? तो ये आपका वॉयलेट रिफ्रैक्ट करता है, सबसे कम करता है रेड। हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने क्या दिया था? रदरफोर्ड ने आपका न्यूक्लियस का खोज किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो जाएगा। और जो जे थॉमसन है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया था प्लम पुडिंग मॉडल पे। और नील बोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नील बोर क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, जो किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2n² होते हैं, 2n², ये बताया था, नील बोर ने दिया था। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेटेस्ट, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो पोल्स पे होता है, ऑप्शन डी इसका पोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए चलाएंगे तो कितना यूनिट बिजली को खर्च करेगा? तो आपका 1 यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस को यूज करते हैं, मस्टर्ड गैस यूज होता है आपका केमिकल वॉरफेयर में था। 1914 से 1918 पहले वर्ल्ड वार में ये इसको किया गया था यूज। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉट जो आपका सीधे स्टैंड नहीं हो सकते हैं, आपका अपराइट स्टैंड नहीं हो सकते हैं, इसका मेन रीजन है वहाँ पे ग्रेविटी 0 है या फिर ग्रेविटी एब्सेंट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हो गया इसका हेनरी, इसका क्या होता है? हेनरी होता है। इंडक्टेंस हो गया आपका, इसका हेनरी होता है। कैपेसिटेंस का फराड होता है। और ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप, सबसे ज़्यादा आइसोटॉप किसका है? तब पोलोनियम का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आइसोटॉप किसका हो जाएगा? पोलोनियम का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 42 नंबर का, नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपका बेस है। नींबू का पीएच एसिड होता है, जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक तो बहुत आपका रेयर हो गया, यहाँ पे मिनिमम जो आएगा 1.5, ये आपका बहुत ज़्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। तो नींबू का पीएच का मान कितना है? तो इसका पीएच का मान होता है 2.2। गैसोहॉल मिश्रण है, गैसोहॉल में मिश्रण किसका है? तो गैसोहॉल में मिश्रण है आपका 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का। तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल जो आपका गैसोहॉल का मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राफीन, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन जो है कार्बन का
क्या हो जाएगा आपका, नैनो रूप हो जाएगा। ग्राफीन जो है कार्बन का नैनो रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों में समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसके अंतर्गत, ये आपका हो जाएगा किसके है, आपका एवोगैड्रो का नियम हो जाएगा। यहाँ देखिए समान दाब तापमान पर जो सभी गैसों में समान दाब और समान तापमान पर सभी गैसों में जो है सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, जो आपका एवोगैड्रो का नियम बताता है। बॉयल्स का नियम जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट जो आपका प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये हमारा एवोगैड्रो नियम हो गया। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ, और गेल-लुसाक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपका कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है। कार्नोटाइट किसका है, तो आपका कार्नोटाइट जो आपका किस धातु का अयस्क खनिज है, तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्नोटाइट किसका है, आपका यूरेनियम, इसका आपका पिंच ब्लेंड भी होता है, पिच ब्लेंड भी आपका यूरेनियम का ही होता है। नेक्स्ट है एल्काइन जो आपका सूत्र क्या होता है, आपका अणुसूत्र था CnH2n+2 हो जाएगा। सॉरी एल्काइन बोल रहा है, एल्काइन का क्या हो जाएगा 47 का, ये आपका हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ये अल्केन का हो जाएगा, फिर ये अल्कीन का हो जाएगा, ANE का हो जाएगा, फिर ENE का हो जाएगा, अल्काइन YNE का हो जाएगा -2, ठीक है। तो ANE हो जाएगा 2n+2, ENE हो जाएगा 2n, और 2n-2 आपका YNE हो जाएगा अल्काइन। नेक्स्ट है आभूषणों को धोने साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। एक्वा रेजिया में आपका HNO3 होता है, HNO3 और HCl होता है। HNO3 का 1 पार्ट होता है, HCl का 3 पार्ट होता है यहाँ पे, तो ये एक्वा रेजिया हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तत्व को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, वह क्या होता है, तो धातु को हम इसको पीट कर धातु को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, वो आपका धातु होता है। 49 का ये हो जाएगा धातु, मेटल हो जाएगा। कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं किया जा सकता है, तो किस विधि से नहीं कर सकते हैं, तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोलाइडल विलयनों का शुद्धिकरण जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क से है, मस्तिष्क के किस भाग से हो जाएगा, तो याददाश्त का संबंध जो है आपका सेरेब्रम से होता है। याददाश्त का संबंध है सेरेब्रम से। हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा किसके लिए होता है, ये आपका वाटर रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस वाटर रेगुलेट करेगा, ये इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो आपका यहाँ पे कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सेरेबेलम क्या हो जाएगा आपका, बॉडी एंड पोस्चर को मेंटेन करेगा। और स्पाइनल कोड आपका इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए काम करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जैसे हार्ट बीट हो गया, आंखों का पुतली झपकना हो गया, ये सब आपका जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिर से देखिए इंग्लिश में रिवीजन कीजिए। पीएच ऑफ वैल्यू ऑफ लेमन जूस का पीएच वैल्यू कितना है, 2.2 हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे। गैसोहॉल में कितना परसेंट होता है, 10%, 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है। तो गैसोहॉल में 90% पेट्रोल 10% अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन ए। ग्राफीन क्या है, ग्राफीन जो है आपका नैनो फॉर्म ऑफ कार्बन है। ग्राफीन क्या है आपका नैनो फॉर्म ऑफ कार्बन हो जाएगा। ऑल गैसेज जो होते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा आपका, एवोगैड्रो लॉ हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो लॉ। कार्नोटाइट एक और है किसका, तो यूरेनियम का है। कार्नोटाइट और है यूरेनियम का। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्काइन। अल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, और CnH2n-2 हो जाएगा। यानी ज्वेलरी को धोने के लिए हम कौन सा मिक्सर का यूज करते हैं, तो एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, एक्वा रेजिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन द थिन शीट मेड बाय बीटिंग एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को अगर हम बीट करते हैं और पीट के उसको हम चादर बना देते हैं, शीट बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो मेटल होता है, ऑप्शन ए। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। अगर हम तार बनाएंगे तो डक्टिलिटी हो जाएगा, तार बना देंगे तो। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कैनॉट बी डन बाय, यानी जो किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा नहीं हो सकता है। बाकी इलेक्ट्रोडायलाइसिस के द्वारा कर सकते हैं, डायलिसिस के द्वारा करेंगे, और आपका माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन करेंगे, लेकिन इसके साथ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी किससे संबंधित है, तो यहाँ मेमोरी जो आपका किस ब्रेन के सेरेब्रम से संबंधित है। मेमोरी जो आपका ब्रेन के सेरेब्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मिलान करना है।
विटामिन ठीक है, चलिए यहाँ पे जो 52 का देखा है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन B7, विटामिन B7 जो आपका बालों का झड़ना हो जाएगा। विटामिन B12 हो जाएगा आपका प्रणाशी अरक्तता होना। और विटामिन ई हो जाएगा आपका यहाँ पे बांझपन उत्पन्न होना। और डी का विटामिन के का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रक्त के थक्के जमना हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इंग्लिश में। नेक्स्ट है यहाँ पे एड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। एड्स के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, तो यहाँ पे एक तो हम करते हैं आपका एलिसा टेस्ट। एक तो हम एलिसा टेस्ट करेंगे और कौन करेंगे, एलिसा टेस्ट और आपका पीसीआर करेंगे। एलिसा और पीसीआर तो पक्का करेंगे। देखेंगे एक और चार कहाँ पे, तो आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक और चार कहाँ है, आपका ऑप्शन सी और डी में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक और चार तो हो गए, तीसरा हो गए, तीसरा CD4, तो ये भी आपका कर सकते हैं। तो यहाँ पे 153 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एड्स के लिए कौन सा हम PCR टेस्ट, आपका CD4 और एलिसा टेस्ट, ये 4 टेस्ट, ये 3 टेस्ट करते हैं। हैजा रोग यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। हैजा रोग क्या हो जाएगा आपका, टीबी के लिए क्या हो जाएगा, टेटनस के लिए आपका टेटानी हो जाएगा आपका। यहाँ पे निमोनिया के लिए, न्यूमोनिया यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में न्यूमोनिया। क्षय रोग टीबी के लिए क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। और आपका हैजा के लिए आपका विब्रियो कोलरी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मोनोसैचराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कौन सा मोनोसैचराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है इनमें से, तो ये आपका हो जाएगा आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, आपका गैलेक्टोज है, आपका सुक्रोज नहीं है। तो मोनोसैचराइड कौन कौन सा है, आपका ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, आपका गैलेक्टोज है। आपका सुक्रोज आपका मोनोसैचराइड में नहीं आता है। सुक्रोज आपका डाइसैचराइड है, डाइसैचराइड। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन अस्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से 56 का हो जाएगा आपका माइकोरेजिया हो जाएगा। माइकोरेजिया हो जाएगा आपका, जो कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का वाला जीव नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा 56 का। माइकोरेजिया आपका किसका कॉम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है प्लांट और फंगाई का। सिम्बायोटिक रिलेशन होता है आपका माइकोरेजिया प्लांट और फंगाई का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्कियोपेट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके बीच का एक संक्रमणकालीन रूप है। तो आर्कियोपेट्रिक्स किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे सरीसृप और पक्षी का हो जाएगा। आर्कियोपेट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, सरीसृप और पक्षियों का हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा इनमें से 58 का, तो ये हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। पादप जगत का सबसे बड़ा हो जाएगा आपका थैलोफाइटा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा, तो आपका प्लास्टिड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा आपका प्लास्टिड ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ई देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। विटामिन ए का है आपका इनफर्टिलिटी होता है ह्यूमन में। विटामिन ई इनफर्टिलिटी होगा, विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, और एक ही ऑप्शन में है सी का 4 जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्ट फॉर एड्स के। एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो PCR टेस्ट हो जाएगा, CD4 हो जाएगा और एलिसा हो जाएगा। ये आपका नहीं हो जाएगा। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैच करना है कोलरा। कोलरा का किस में हो जाएगा, विब्रियो कोलरा हो जाएगा आपका ऑप्शन। ट्यूबरक्लोसिस में हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। न्यूमोनिया आपका हो जाएगा यहाँ पे डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। और टेटनस हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो यहाँ पे 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसैचराइड। मोनोसैचराइड जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ग्लूकोज है,
फ्रुक्टोज है और आपका गैलेक्टोज है, आपका यहाँ पे सुक्रोज नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? नॉस्टॉक है, एनाबिना है, एजोबैक्टर है, आपका माइकोरिजा नहीं है। माइकोरिजा सिम्बायोटिक रिलेशन है आपका प्लांट और फंगाई का हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कियोपैक्टिस किसका मिश्रण है? ट्रांजिशन होता है किसी में? आपका रेप्टाइल्स ऑफ एवियन, यानी पक्षी और रेप्टाइल्स का ट्रांजिशनल फेज है आपका आर्कियोपैक्टिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? तो ये है आपका थैलोफाइटा, 58 का ये हो जाएगा। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो आपका थैलोफाइटा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेली कौन सा है? तो आपका प्लास्टिड हो जाएगा, ऑप्शन सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए है? भारतीय नागरिक को कौन सा है? 15, 16, 19, 29 और 30। तो यहाँ पे 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है, तीनों का सारा हो जाएगा। 60 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। तो याद रखिएगा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो यहाँ पे 1986 में किया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो रिट जारी करने का कौन सा इसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मूल क्षेत्राधिकार हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर में ये आपका जारी करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के महालेखा परीक्षक के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है इसका, यहाँ पे कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? तो गलत यहाँ पे जो है 63 का यहाँ पे जो है आपका सभी के सभी गलत दे रखा है। ठीक है, इसका 6 साल यहाँ 65 साल होता है यहाँ पे, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद बना रहता है, नहीं गलत बात है, ये आपका अटॉर्नी जनरल बना रहता है। और इसका वेतन और सेवा अन्य शर्तों राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, ये संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो तीनों का तीनों जो है आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपका किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका यहाँ पर कॉकरोच में, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपका कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सा यहाँ पे भाग लिया गया है? तो आपका यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित हो जाएगा आपका वोहरा कमेटी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति, और इंद्रजीत सेन गुप्ता की समिति। ये तीनों तो हैं ही। अब चौथा देखते हैं कि नहीं। 66 का क्या दे रखा है? 66 का जो आंसर दे रखा है ऑप्शन डी दे रखा है। 66 का ऑप्शन डी 1, 2 और 3 दे रखा है। मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका वोहरा समिति 1993 का आपका इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, इंद्रजीत सेन गुप्ता समिति हो जाएगा, और दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, ये तीनों है, ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? ये किस में किया गया है? तो ये किया गया है आपका 7वें संविधान संशोधन में किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। 24वें से क्या है? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको जो प्रेसिडेंट को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था कि वो इसको साइन करेगा। ठीक है, मेल्ट कंपलसरी टू गिव एसेंट, यानी अपना एसेंट देगा इसको संविधान संशोधन बिल को। और 42वां संविधान को आपका मिनी संविधान कहते हैं, जहाँ पे आपका बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हुई थी, और जो भी आपका निगेटिव 42वें संविधान में हुआ था उसको 44वें संविधान संशोधन से उसको ठीक कर दिया गया था। तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और ये 1976 में बना था, और जो 44वां था 1978 में आया था।
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन आवश्यक है। कहाँ पे जो अनुमोदन कहाँ पे होगा? विधानसभा में होगा। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? 68 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए अनुमोदन जो आवश्यक है विधानसभा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन के लिए कौन कौन सा है? 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। तो यहाँ पे तीनों है, यहाँ पे ऑल ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। देखिए फॉर एक तो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। फिर आया था आपके यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यह कब आया था? 1980 में। फिर जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसके बाद बात करते हैं आपका, इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे वाटर एक्ट। वाटर एक्ट आया था 1974 में। और उसके बाद एयर एक्ट आया था आपका यहाँ पे 1981 में। फिर जो है उसके बाद जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986। फिर जो है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अंडर विच जुरिडिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। इशू रिट्स करता है आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग के बारे में जो है इनका कार्यकाल 6 साल होता है या फिर 65 साल होता है, 65 ईयर होगा। रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका गलत है। ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफिस है, बॉडी है आपका, यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे नहीं होता है। इसका जो आपका प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल। और सैलरी जो आपका यहाँ पे इसको डिटरमाइन प्रेसिडेंट नहीं करता है, ये आपका संसद डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गलत है? सारे का सारे गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में मिलता है? तो कॉकरोच में मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा पार्ट जो आपका डीपीएसपी से आयरलैंड से लिया गया है? तो आपका डीपीएसपी लिया गया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम लिया गया है और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये तीनों लिया गया। ऑल ऑफ देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमिटी रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म से कौन सी कमेटी है? तो आपका दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इंद्रजीत सेन गुप्ता का समिति है और आपका वोहरा कमेटी है, ये आपका नहीं है। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ए प्रोविजन हैज बीन मेड टू मेक सेम पर्सन द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, यानी एक गवर्नर को 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाना ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो आपका 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस इशू बाय द गवर्नर रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम, यानी अगर जो है ऑर्डिनेंस इशू होता है गवर्नर के द्वारा, उसका अप्रूवल कहाँ से होता है? तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से किया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताना है कौन सा यहाँ पे कूट सही है। 69 का कौन सा यहाँ पे बताना है सही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कौन सा सही है पूछ रहा है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, उच्च सदन नहीं होता है, आपका निम्न सदन के रूप में होता है। तो पहला का आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो ये गया और ये गया। अब दूसरा तो सही है, दूसरा दोनों में दे रखा है। चौथा देखना है राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है, नहीं राष्ट्रपति नहीं होता है, कौन सा होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो चौथा भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन डी केवल 2 हो जाएगा। सिर्फ दूसरा सही है कि सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये आपका सही है। कि वह आपका सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक वह आपका मंत्री पद पर रह सकता है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? FRP किसके द्वारा अनुमोदित होता है? तो आपका आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन RBI की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? तो RBI की जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का मात्रात्मक उपकरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वैधानिक तरलता अनुपात हो जाएगा, नकद आरक्षित अनुपात हो जाएगा और खुले बाजार की क्रिया हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे का सारा हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है?
तो कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आपका अधिकार परीक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो आपका अधिकार परीक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए सबसे लोकप्रिय माप कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लोकप्रिय माप होता है आपका सीपीआई होता है। सीपीआई कंबाइन कर सकते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन के लिए सबसे लोकप्रिय माप होता है सीपीआई का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से बताना है कौन सा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है आपका व्यक्तिगत कर और आपका निगम कर हो जाएगा, ये होते हैं। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आरएम मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो आपका बीमा क्षेत्र से हो जाएगा। इंश्योरेंस रिफॉर्म संबंधित आपका मल्होत्रा समिति, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वेतन निधि सिद्धांत जो आपका जेएस मिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वेतन निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जेएस मिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। आइए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। फ्रॉम द बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज कलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल टू द अपर हाउस, नहीं आपका लोअर हाउस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो पहला गलत हो गया। ए पर्सन विदाउट बिकमिंग एन एमपी, यानी एमपी बिना ही कोई आदमी जो आपका 6 महीने के लिए मंत्री परिषद तक मंत्री बना रह सकता है, तो ये आपका सही है। द मिनिस्टर टेक द ओथ बिफोर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बिफोर एज्यूमिंग हिज ऑफिस, ठीक है, ये आपका गलत है। ये आपका स्पीकर के सामने नहीं लेता है, ये जो है आपका कौन कराता है? स्पीकर इन सभी के साथ मिलकर करते हैं। उसका क्या नाम है होता है जी, जो स्पीकर का यहाँ पे स्पीकर के चुनाव के पहले बनाते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपको नाम याद होगा तो आप वहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट जो होता है रियल एक्सिक्यूटिव नहीं होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है रियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओनली 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एलिमिनेट करना हो तो सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा है तो एलिमिनेट होने वाला? तो ये है आपका, ये आपका यहाँ पे ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथा ये गया, इसके बाद ये भी पहला वाला भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो गया तो ये गया, ऑप्शन 2 आ जाएगा। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP ऑफ द शुगर कैन अप्रूव बाय, जो FRP है कौन अप्रूव करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल है RBI का? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपका SLR, CRR और आपका OMO हो जाएगा, तीनों का तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रीट जो होता है इशू करता है, इशू किया जाता है प्रोटेक्ट पब्लिक ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इलीगल असर्शन, इलीगली ऑक्यूपाई करने के बचाने के लिए कौन सा इशू रीट इशू होता है? तो आपका कुओ वारंट होगा। बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से बैठे हुए हैं? तो ये बताता है ऑप्शन डी। द मोस्ट पॉपुलर मेजर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को सबसे मेजर करेंगे आपका CPI से, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मोस्ट पॉपुलर CPI कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा पर्सनल टैक्स और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर RM मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? आपका इंश्योरेंस सेक्टर से। मल्होत्रा समिति हो जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर। अगर हम टैक्स रिफॉर्म के लिए आपका केलकर समिति हो जाएगा, नरसिम्हा समिति हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो आपका किसका है? JS मिल हो जाएगा। वेज फंड थ्योरी किसका हो जाएगा? आपका JS मिल हो जाएगा, वेज फंड थ्योरी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, 77 नंबर 77 नंबर देखिए यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका 77 का, इसका बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश वाले में करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहला और तीसरा, मुद्रा आपूर्ति या तरलता में कमी आएगी, और तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे बैंक की साख सृजन में क्षमता में कमी आएगा। ये गलत हो जाएगा, तो पहला और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्पादनों के 4 प्रमुख कारक कौन से हैं? तो उत्पादन के 4 कारक कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ फिर से देखिए आपके निम्नलिखित में से दुनिया के उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है आपका भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्माण बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह किस देश में है? तो न्यू कैसल बंदरगाह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह जो है आप कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नाम न्यू कैसल बंदरगाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का विनिमय ये नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है और आपका धन और आय का समान वितरण हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा क्या होता है? हमेशा वो होता है आपका अधिक होता है, और हमेशा क्या होगा? आपका अधिक होता है। राजस्व घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ी का सही क्रम बताना है। तो कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी लास्ट में देखिए, लास्ट में पहाड़ी देखिए, यहाँ पे अन्नामलाई है, नल्लामला, अन्नामलाई, नल्लामला। नल्लामला तो होगा नहीं यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो अन्नामलाई होता है लास्ट में। तो अब देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल्लामला पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन आपका बचा है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और यहाँ भी नल्लामलाई पहाड़ी, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, अन्नामलाई हो गया, ये तो गया, और नल्लामलाई ये भी गया। अन्नामलाई अन्नामलाई ये तो बचा है। तो यहाँ पे नीलगिरी जो है नीचे आता है जवादी पहाड़ी के, ठीक है, नीलगिरी नीचे आता है। अन्नामलाई के जस्ट बगल में आपका नीलगिरी की पहाड़ी है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी आपका नीलगिरी, सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई का है, उसके बाद नीलगिरी का है। तो इसलिए आपका अन्नामलाई के पहले क्या आएगा? नीलगिरी की पहाड़ी आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो किन 2 देशों के बीच में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। 3 जनवरी को उपसौर की घटना पेरिलियन की घटित होती है, क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका इस दिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी का दूरी सूर्य से बहुत कम होता है, और सबसे ज़्यादा कब होता है दूर? तो 4 जुलाई को होता है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सबसे बड़े भाग में कौन से प्रकार का वन पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा भाग में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। आइए इंग्लिश में थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। जब RBI व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा जब इंक्रीज इन बैंक रेट बाय द RBI बैंक रेट में इंक्रीज करेगा, यानी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पे RBI जो है बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। बैंक रेट अगर इंक्रीज कर दिया तो सभी लोग आपका कहाँ पे रखेंगे? RBI में सब पैसा रखेंगे। मार्केट में पैसा नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग RBI में, सभी बैंक अपना RBI में अपना पैसा रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? आपका मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन मनी सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी, पहला सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 77 का क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन बी दे रखा है, 1 और 3 हो जाएगा। तो पहला तो होगा मनी सप्लाई में डिक्रीज होगा, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा तो 2 यहाँ पे डिक्रीज इन मनी सप्लाई होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे ये गया, और 1 और 1 3 में क्या होगा? डिक्रीज इन द क्रेडिट गारंटी कैपेसिटी ऑफ द बैंक। जाहिर सी बात है कि अगर सभी बैंक जो है आपका RBI को जमा करेगा तो कैपेसिटी जो होगा आपका क्रेडिट जनरेट करने का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। जैसे कि आपको पता होगा कि बैंक रेट में क्या होता है? बैंक रेट और रेपो रेट। RBI जो है आपका कमर्शियल बैंक को क्या कर देता है? लोन देता है। अगर लॉन्ग टर्म पे देगा तो बैंक रेट कराएगा, शॉर्ट टर्म पे देगा तो रेपो रेट होगा। तो वही करेगा। अगर RBI अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो सारे बैंक आपका अपना पैसा कहाँ रखेंगे? RBI को रखेंगे, RBI के पास रखेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा आपका? एक तो आपका मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया आपका, यानी डिक्रीज इन मनी सप्लाई और द लिक्विड मार्केट से कम हो गया।
दूसरा हो गया आपका डिक्रीज इन द क्रेडिट गारंटी कैपेसिटी ऑफ द। अब यहाँ पे अब जाहिर सी बात है कि अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया तो वहाँ पे क्रेडिट जो होगा क्रेडिट इंक्रीज हो पाएगा, क्रेडिट जनरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी आपका सही है कि तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। अब वैसे भी अगर आपको पता हो चल गया इन दोनों में से कोई एक होगा, यहाँ पे एक और दो में से कोई एक होगा, तो यहाँ पे जब आपका बैंक रेट इंक्रीज कर दिया तो आपका मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया तो आपका पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। जब जैसे ही दूसरा गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन नीचे वाला कट गया और उस वजह से तीसरा वाला भी सही हो गया। 1 और 3 आप डायरेक्ट लगा लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चार मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है आपका? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यू कैस्टल पोर्ट कहाँ पे है? तो आपका यह ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट है और ये लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट है। तो सबसे बड़ा कोल को एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का है आपका न्यू कैस्टल पोर्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के फिजिकल पॉलिसी इंडिया के जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो 80 का हो जाएगा आपका यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। क्या नहीं पूछ रहा है ना, नॉट पूछ रहा है, नहीं होगा। बाकी आपका ऑप्शन सी नहीं है, बाकी सारे हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी और आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज हाई। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? ऑलवेज हाई होता है रेवेन्यू डेफिसिट से। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे सबसे नॉर्थ से साउथ, सबसे साउथ में कौन सा है? सबसे साउथ में कार्डमम पहाड़ी है, उसके पहले आपका अनाईमोड़ी है और उसके बाद आपका नीलगिरी है, NAC। तो यहाँ से आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पे कार्डमम है, नहीं है। तो लास्ट में कौन कौन सा आप वो देखेंगे हम लोग, लास्ट में देखेंगे हम लोग कौन सा? लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पे अन्नामलाई है, नल्ला मल्ला है, अन्नामलाई है, नल्ला मल्ला है। तो नल्ला मल्ला तो गया, ये दोनों चला गया। अब अन्नामलाई हिल से सही है। अन्नामलाई हिल के पहले हम लोग NAC याद रखिएगा। यहाँ ये तो दिया नहीं है सी वाला, अन्नामलाई दिया हुआ है और आपका यहाँ पे बगल में कौन सा है? ये नीलगिरी N है। तो नीलगिरी देखिए यहीं पे आपका बगल में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी में नीलगिरी। यह वाला ऑप्शन ए वाला गया, ऑप्शन ए गया यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन टू 38वीं पैरेलल जो है किसके किसके बीच में है? आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 38 पैरेलल लाइन है आपका नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। 3 जनवरी को जो है आपका पेरिलियन होता है, जहाँ पे जिसका डिस्टेंस क्या होता है? सबसे कम होता है। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है आपका। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीनों। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ कब होता है? 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़े पैमाने पर कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसका रूपांतरित रूप क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा। ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा? आपका नीस हो जाएगा। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरित रूप आपका नीस हो जाएगा। नेक्स्ट है नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो गोखुर झील में के रूप में पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका चौर। नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसको हम चौर कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खानाबदोश जनजाति नहीं है? तो कौन सा इनमें से खानाबदोश जनजाति नहीं है? तो आपका कौशिक है, मेसाई है और पिग्मी है। कौन सा नहीं है पूछा, तो कौन सा नहीं है? तो लेप्चा नहीं है, ऑप्शन सी। लंबी रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो किस परत से परावर्तित होती हैं? तो आपका आयन मंडल से होती है। याद रखिए लंबी रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस वायुमंडल से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से होती है। आयन मंडल सारे मौसमी वाला यानी सारा मौसमी फिनोमेना किस में होता है? आपका क्षोभ मंडल में होता है, यानी ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसका जो एवरेज हाइट है आपका 13 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल में जितना भी आपका जो रेन होता है, क्लाइमेट इवेंट होता है, ये सब इसमें होता है। और सबसे दूरी यहाँ पे आपका इक्वेटर के पास होता है, सबसे कम दूरी आपका पोल के पास होता है। समताप मंडल में आपका ओजोन लेयर है, समताप पट्टा में आपका ओजोन लेयर है और साथ में यहाँ पे क्या है? आपका
ओजोन लेयर यूवी को बचाता है और समताप मंडल में आपका जो जेट फ्लाई करते हैं जेट में। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और उनके स्थानों के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापार कर्नाटक, काकरापार गुजरात हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका काकरापार कहाँ पे, गुजरात में, कर्नाटक में नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में आपका कोटा नहीं होगा, रावत भाटा हो जाएगा। रावत, ये भी आपका लगभग गलत ही दे रखा है क्योंकि यहाँ पे रावत भाटा हो जाएगा, रावत भाटा यहाँ पे दे रखा है, रावत भाटा में राजस्थान। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो स्थल रुद्ध में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका बोलीविया नहीं, रूस नहीं है आपका, स्थल रुद्ध देश नहीं है। बोलीविया आपका स्थल रुद्ध हो जाएगा, तो मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। तो स्थल रुद्ध आपका यहाँ पे मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, आपका बोलीविया है। रूस जो आपका, रूस में कौन सा, आर्टिक ओशन आ जाएगा। फिर आपका बेरिंग स्टेट के पास भी आपका यहाँ पे रूस स्थल रुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैटमबरी कहाँ पे, कैटमबरी आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। कैटमबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में आ जाता है। पुस्ताज आपका हंगरी में, पुस्ताज हंगरी हो जाएगा आपका। वेल्स आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा और पंपास आपका अर्जेंटीना में हो जाएगा। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, 92 का हमारा आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। 93 पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया जो कहते हैं हम, बैकॉल झील को कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, तो आपका बैकॉल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकॉल झील कहाँ पे है, रसिया में है, याद रखिएगा। और सबसे गहरा झील है आपका बैकॉल झील, वर्ल्ड का सबसे गहरा झील बैकॉल झील हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विक्टोरिया झील आपका अफ्रीका में हो जाएगा, विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पे होती है, तो आपका बंगाल की खाड़ी में होती है। पूर्वी बिहार को प्रभावित करने वाले नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पे होता है, बिहार में होता है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में होता है। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है, कौन सी है, तो रावी आपका रोहतांग पास से निकलता है। ब्यास आपका, ब्यास भी आपका इंडिया में ही निकलता है। चेनाब आपका, ये भी आपका नहीं जगह। सतलज आती है आपका कहाँ से, सतलज आपका हिमालय को पार करते हुए आती है, तो आप ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट जो आपका इग्नियस रॉक है जिसको मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या कहलाता है, नेसिस कहलाएगा, नीस कहलाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडर ऑफ द रिवर विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो लेक कॉल। तो एक ऑक्सबो लेक के फॉर्म में जो पाया जाता है, ऑक्सबो लेक के फॉर्म में जो पाया जाता है उसको चौर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा चौर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोमैडिक ट्राइब। इनमें से कौन सा नोमैडिक ट्राइब नहीं है, तो लेप्चा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेप्चा कहाँ मिलता है, सिक्किम। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच लेयर, किस लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होता है, तो आपका आयनोस्फेयर से होता है, ऑप्शन सी आयनोस्फेयर हो जाएगा। विच पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट्स लोकेशन इज नॉट करेक्ट। तो कोटा राजस्थान ये गलत है, राजस्थान में आपका रावत भाटा हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र सही है, काकरापार गुजरात में है, ये भी गलत है, और नौरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये भी सही है। अगर मोस्ट यहाँ पे गलत माना जाए तो इन दोनों, अगर इन दोनों में से भी गलत माना जाए, इन दोनों से मोस्ट गलत कौन सा है, तो आपका ये वाला हो जाएगा, ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लैंडलॉक। इनमें से कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो रसिया नहीं है, बाकी आपका अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया लैंडलॉक है। कैटनबरी जो कहाँ का है, न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पुस्ताज हंगरी हो जाएगा, वेल्स आपका साउथ अफ्रीका, और पंपास आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ साइबेरिया कौन सा लेक कहते हैं, लेक बैकॉल, बैकॉल लेक को कहते हैं, कहाँ पे, रसिया में, साइबेरिया में। पर्ल ऑफ साइबेरिया, लेक बैकॉल। नेक्स्ट है वेयर डज द नॉर्वेस्टर अफेक्ट द ईस्टर्न बिहार ओरिजिनेट। नॉर्वेस्टर जो ईस्टर्न बिहार को इफेक्ट करता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है, तो आपका बे ऑफ बंगाल से होता है। नॉर्वेस्टर कहाँ से निकलता है, बे ऑफ बंगाल से। और विच रिवर जो है इंडिया क्रॉसेस द ऑल रेंज ऑफ हिमालय। इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय के सभी रेंज को क्रॉस करते हुए आती है, तो सतलज नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सतलज। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो कितनी बार लगाया जा चुका है, तो ये लगाया जा चुका है आपका 8 बार।
बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 8 बार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो सबसे कम अवधि तक कौन रहे हैं? तो आपका सतीश प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो सतीश प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाले सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे तो यह जगह आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। दरभंगा में किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो आपका नागदशक हो जाएगा। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो नागदशक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? किसने स्थानांतरित किया था? कालाशोक। मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? तो आपका कालाशोक हो जाएगा। फिर से देखिए, मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था? तो कालाशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे नए हथियार का इस्तेमाल किया था? तो किसके अगेंस्ट में किया था? तो आपका वज्जी के अगेंस्ट में किया था। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार महाशिलाकंटक और रथमूसल जैसे नए हथियार का इस्तेमाल किया था? तो वज्जी संघ के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ जो है किसके टाइम में बिहार आया था? ये था आपका जहांगीर के टाइम में। अब्दुल लतीफ़ ईरान से आया था, किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय, याद रखिएगा अब्दुल लतीफ़ किसके टाइम में आया था? जहांगीर के टाइम में आया था। अकबर औरंगजेब के टाइम में आपका मानुची आया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1928 में किया गया था। कहाँ पे? बिहटा के पास किया गया था। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है कब लागू किया गया था? 2015 में। बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? 2015 में लागू किया गया था। बिहार में कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में सबसे टॉप में कौन सा जिला आता है? तो ये आपका पूर्णिया आता है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 105 का सी। आइए इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज इन बिहार? बिहार में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो चुका है? तो 8 बार हो जाएगा, ऑप्शन सी। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड? यानी किन्होंने सबसे कम पीरियड के लिए चीफ मिनिस्टर का पद लिया था? तो आपका सतीश प्रसाद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुल्तान हु बिल्ट ए फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा? दरभंगा का जामा मस्जिद और एक किला किसने निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिशुनाग कौन सा हुम डिड शिशुनाग डिफीट द एस्टेब्लिश द शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग ने किसको डिफीट करके शिशुनाग डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था? तो नागदशक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नागदशक को हराया था शिशुनाग ने। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र? मगध के कैपिटल को वैशाली से पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो कालाशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कराया था? तो कालाशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अजातशत्रु उसने एक नया वेपन सिस्टम को आपका ट्राई किया था, कहाँ पे? जिसका नाम है शिलाकंटक और रथमूसल। फर्स्ट टाइम किस वार में? तो आपका वज्जी के साथ वार में इन्होंने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ईरानियन टेबलर अब्दुल लतीफ़ किसके टाइम में आए थे? तो जहांगीर के टाइम में आए थे। अब्दुल लतीफ़ जहांगीर के टाइम में आए थे। बाय होम वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इस्टेब्लिश? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट व्हेन वाज द सेंडाई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार? यानी सेंडाई फ्रेमवर्क बिहार में इंप्लीमेंट किया गया था 2015 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट बिहार में, यहाँ पे 2015 में।
और विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर जूट, जूट प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है आपका, पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है बिहार में, पूर्णिया। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है, जलकुंड मुंगेर में कौन सा स्थित है, ये आपका सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है और आपका ऋषि कुंड है, राम सीता लक्ष्मण ऋषि, ये चारों जो कुंड है आपका मुंगेर में हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम है आपका सहरसा में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो सहरसा में सबसे कम है महिला साक्षरता दर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है, तो ये आपका मुख्यमंत्री करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करता है, तो मुख्यमंत्री सीएम करते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, तो किसे सौंपेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता है। जिला परिषद के अध्यक्ष जो हैं अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, जिला मजिस्ट्रेट को। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो जूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंटी रेबी और एंटी स्नेक वेनम जैसे जूनोटिक टीकों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जूविन प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो जूविन प्लेटफॉर्म पे आपका एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम जो आपका यहाँ पे दिया जाता है, रियल टाइम ट्रैकिंग भी होता है यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो विधानसभा का पूछ रहा है तो ये आपका 25 वर्ष हो जाएगा। कितना है 111 का 25 वर्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है, 25 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण का पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा इनमें से सही है पूछ रहा है, इन तीनों में कौन सा सही है। 112 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए दे रखा है, केवल 1 और 3 सही है, यानी इसका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष के आयु की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के टीका लगाना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारत में महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। तो पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 113 नंबर, 113 का भी बताइए यहाँ पे 2025 में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है, यानी 113 का बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो है आपका केवल 2 और 3 सही है, देखिए यहाँ पे केवल 2 और 3 सही है, कि आप पहला गलत है, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा है निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन किया जा रहा है, सही बात है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 वर्तमान में परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रतिबिंबित करता है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा तीसरा सही है आपका, केवल 2 3। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज सिचुएटेड इन द मुंगेर, इनमें से कौन सा जो है वाटर बॉडी मुंगेर में है, तो आपका सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, तीनों का तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के, तब सहरसा में हो जाएगा। टू whom among the following preside over the meeting of the स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन प्रिसाइड करता है, तो चीफ मिनिस्टर करते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन प्रिसाइड करता है, चीफ मिनिस्टर करते हैं, याद रखिएगा। टू होम डज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं अपना सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन ए हो जाएगा। जूविन पोर्टल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिसेंटली लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका रियल टाइम ट्रैकिंग करता है किसके, जूनोटिक वैक्सीन का, जैसे आपका एंटी रेबीज एंटी स्नेक वैक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द बीइंग इलेक्टेड एज द मीडियम फॉर द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए कितना मिनिमम आयु होना चाहिए, तो आपका 25 साल होना चाहिए, ऑप्शन सी 25 साल। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के HPV वैक्सीनेशन इनिशिएटिव के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, यहाँ करा कि इट एम टू वैक्सीनेट गर्ल, ये गर्ल्स को वैक्सीनेट करवाया जाता है 9 से 14 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए, और जो कि जिससे उनको सर्विकल कैंसर जो आपका रोक सकें, तो ये आपका पहला तो सही हो जाएगा, पहला सही है।
और यहाँ पे ये आपका ये गलत है। और सर्विकल कैंसर जो है कॉमन कैंसर बन रहा है आजकल वुमेन में, सही बात है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 113 देखिए यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द प्रोपोज अमेंडमेंट टू द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आपका अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, उसके तहत क्या सही है? तो यहाँ पे जो है आपका ये FDI वाला गलत है, 100% नहीं दिया गया है। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 इज बीइंग अमेंडेड टू इंकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए वहाँ पे सिविल लायबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज एक्ट का में संशोधन किया गया है। और यहाँ दूसरा सही है, दूसरा सही है। और जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का करेंटली रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। जो आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था, सही बात है। गुजरात सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाले राज्य में प्रथम स्थान पे, ये भी सही है। ये आपका केवल द्वारा हमेशा गलत होता है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली 1 और 2। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो सही है आपका केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 और 3 सही है कि ओडिशा ने सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, सही बात है। और यह सूचकांक राजकोषीय घाटे, ऋण स्तर और राजस्व प्रदर्शन के आधार पर राज्यों का आकलन करता है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 116 का सी हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट है 117 नंबर देखेंगे यहाँ पे, युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यहाँ पे कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, सही बात है। और यह नई दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा, ये भी सही है। तीसरा आपका गलत है, पहला दूसरा आपका सही है। देखिएगा, युगीन भारत जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में, इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है, सही है। और यह दिल्ली के ऐतिहासिक उत्तर दक्षिण ब्लॉक में स्थित होगा, ये भी सही है। तीसरा गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में संसदीय अनुवाद सेवाओं में जोड़ा गया है? हाल ही में संसदीय अनुवाद सेवा में जोड़ा गया आपका बोडो को जोड़ा गया है, फिर जो है आपको यहाँ पे डोगरी को जोड़ा गया है, फिर जो है आपको मैथिली को जोड़ा गया है, और फिर आपका उर्दू को जोड़ा गया है। कोंकणी को नहीं जोड़ा गया है, यह नहीं जोड़ा गया है। तो किसको जोड़ा गया है? आपका बोडो को, डोगरी को, मैथिली को, उर्दू को। तो 1 2 4 5 हो जाएगा। 119 नंबर, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ये है होगा आपका, ये हो जाएगा आपका पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो जुलाई 2024 से चालू होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है। तो भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जो कहाँ पे होगा, स्टार्ट होगा? तो आपका पश्चिम बंगाल में। विथ रेफरेंस टू द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल 2022-23 बताना इनमें इसके बारे में कौन सा सही है? यहाँ पे इंडेक्स जो आपका पब्लिश जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा किया गया, सही बात है। और गुजरात को बेस्ट कैटेगरी स्टेट में नामित किया गया है, ये आपका ओनली वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसका सही है, 1 और 2 ही आपका सही है।
विथ रेफरेंस टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के बारे में, नीति आयोग के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो ओडिशा सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स, सही बात है। बिहार रैंक टॉप, यहाँ पे बिहार सही नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स जो है एसेस करता है स्टेट को फिजिकल डेफिसिट, डेबिट लेवल और रेवेन्यू परफॉर्मेंस के आधार पे। ये तीनों हो जाएगा इसका, पहला दूसरा, पहला तीसरा इसका सही हो जाएगा, पहला तीसरा सी। रिसेंटली विच टू एंशियंट, फिर से देख लीजिए यहाँ पे नीति आयोग का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसके बारे में पूछ रहा है कि उड़ीसा ने टॉप पोजीशन सिक्योर किया है, यहाँ पे गलत है। इंडेक्स जो है एक्सेस करता है स्टेट को किस बेसिस पे, तो फिजिकल डेफिसिट के बेसिस पे, डेप्ट लेवल के बेसिस पे और रेवेन्यू परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तब पहला तीसरा सही है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दोनों दो साइट को जोड़ा गया है, तो भगवत गीता और आपका नाट्यशास्त्र को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल आप 14 हो गए हैं। नेक्स्ट है युगे युगिन भारत के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे कंसीडर सही है। इट इज़ बीइंग डेवलप एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो इसको बनाया जा रहा है और ये आपका लोकेट है आपका नॉर्थ साउथ दिल्ली ब्लॉक, दिल्ली में है आपका। ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा, ये तीसरा गलत हो जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा लैंग्वेज को रिसेंटली पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विस के द्वारा ऐड किया गया है, ठीक है, जो कि अनाउंस किया गया है ओम बिरला के द्वारा। बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, उर्दू है। 1 2 4 5 ऑप्शन बी हो जाएगा। और इंडिया का पहला जू बेस्ड बायो बैंक जो है कहाँ पे ओपन होगा, तो आपका वेस्ट बंगाल में होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन 119 का। आइए 120 नंबर देखते हैं। हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं सभा निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जा रही है, तो कहाँ पे होगा, आपका उज्बेकिस्तान में। हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU की निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की जाएगी, तो उज्बेकिस्तान में। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं। इसके साथ ही 2025 तक दुनिया भर में ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो कुल संख्या कितनी हो गई है 121 का, ये आपका 229 हो गया है। हाल ही में यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं। इसके साथ ही 2025 तक दुनिया भर में ग्लोबल जियो पार्क की कुल संख्या 229 हो गया है। कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाया है, तो कौन अपनाया है, तो ये हो जाएगा 122 का, ये आपका नॉर्वे अपनाया है। कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सभी नई पंजीकृत यात्री कारों के लिए 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाया है, तो नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की पहली फीचर फिल्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आपका ऑप्शन सी है। इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई दुनिया की पहली फीचर फिल्म के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जगह इसका शीर्षक द विजार्ड ऑफ ओज है और इसे गूगल और मैग्रोपस स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के फटने से निकासी अलर्ट और उड़ानों में व्यवधान उत्पन्न हुआ है, तो कौन सा अभी हाल ही में वोल्केनो फटा है, तो ये हो जाएगा आपका माउंट कल्लाओन। तो हाल ही में फिलीपींस में निम्नलिखित जलवायु फटने में कौन सा जलवायु फटा है, तो आपका माउंट कल्लाओन जो है आपका ज्वालामुखी फटा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2025 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन है। बायोमास मिशन जो आपका कौन कर रहा है, ESA भेज रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज रहा है, और इसके बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका जो कथन सही है आपका, यह एक मिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यह एक मिशन है जो P बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक माप प्रदान करता है जिसमें कार्बन भंडारण और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान वृद्धि होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 2025 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित बायोमास मिशन का सही वर्णन करता है। तो बायोमास मिशन जो है आपका यह एक मिशन है जो पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके वैश्विक वन बायोमास का पहला व्यापक माप प्रदान करता है, जिससे कार्बन भंडारण और वन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान वृद्धि होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 126 नंबर देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशन एस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इवोल्यूशन एस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन घटकों के स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना। ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए इवोल्यूशन एस का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के घटकों के स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिसेंटली 150वां असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ है? तो आपका उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने 16 नए जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क को ऐड किया है। इसके साथ साथ टोटल ग्लोबल जियो पार्क कितने हो गए हैं वर्ल्ड में? ये आपका 229 हो गए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। टोटल ग्लोबल जियो पार्क कितने हो गए वर्ल्ड में? 229 हो गए। कितने ऐड किए गए? 16 ऐड किया गया है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर ऑल न्यूली रजिस्टर्ड पैसेंजर? सारे न्यूली रजिस्टर्ड पैसेंजर के लिए 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कौन बन गया है? तो ये आपका नॉर्वे बन गया है। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट फीचर फिल्म मेड इंटायरली यूजिंग AI? यानी वर्ल्ड का पहला फीचर फिल्म जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है, उसके बारे में क्या सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है कि ये आपका, इसका जो टाइटल आपका विजार्ड ऑफ ओज है और ये प्रोड्यूस किया गया है गूगल और मैग्नोपस स्टूडियो के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो इरप्ट? हाल ही में इंडोनेशिया में कौन सा फिलीपींस में कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ है? तो ये हो जाएगा माउंट कल्लोन। माउंट कल्लोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोमास मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब बायोमास मिशन लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2025 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इट इज़ ए मिशन टू प्रोवाइड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट, यानी ग्लोबल फॉरेस्ट का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मेजरमेंट जो है आपका प्रोवाइड करेगा आपका यूजिंग अ पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके यूज करते हुए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इवोल्यूशन एस प्रोग्राम क्या है? इवोल्यूशन एस प्रोग्राम जो आपका, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी आपका कंपोनेंट के स्टार्टअप आएंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे 127 का बताना है कौन सा सही है। 127 नंबर 127 के यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025? 127 का हम लोग यहाँ पे 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों की हालिया वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है बताना है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद वापस लौटा है। सही बात है। चालक दल स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करके पृथ्वी पर लौटा है। सही बात है। और रूसी अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ लौटा है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिर से, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों की हालिया वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है। यहाँ पे नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ISS पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद वापस आ गए हैं। सही बात है। चालक दल स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस आए हैं। सही बात है। और रूसी अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ वापस आए हैं। यहाँ पे तीनों सही है। नेक्स्ट है, लूपेक्स मिशन जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है, एक चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा
संचालित किया जा रहा है। तो किसके किसके बीच में है, तो लूपेक्स मिशन, तो ये आपका इसरो और जापान के, तो इसरो और जाक्सा, इंडिया जापान, इसरो जाक्सा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लूपेक्स मिशन जिसे चंद्रयान 5 के नाम से भी जाना जाता है, एक चंद्र अन्वेषण परियोजना है जिसे संयुक्त रूप से निम्नलिखित द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसरो और जाक्सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत एआई मिशन के तहत, भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया भारत एआई कंप्यूटर पोर्टल, भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया भारत एआई कंप्यूट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करने हेतु शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को जीपीयू एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत एआई मिशन के तहत लॉन्च किया गया भारत एआई कंप्यूट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है भारत केंद्रित एआई मॉडल विकसित करना और साथ में शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को जीपीयू एक्सेस, क्लाउड स्टोरेज और एआई टूल प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 130 का 130 का जो हमारा आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 130 का ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। निहोन हिंदानक्यो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, शांति का नोबेल पुरस्कार। निहोन हिंदानक्यो जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। हांगकांग को आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है हांगकांग को। जॉन जम्पर को आपका रसायन शास्त्र के लिए मिला है और डारोन एस मोगलू को आपका अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, फिर से देखिए, निहान हिंदांक्यो को शांति के लिए दिया गया है, हांगकांग को साहित्य के लिए दिया गया है, जॉन जम्पर को रसायन विज्ञान के लिए और डोरन एस मोगलू को आपका अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर देखिए, आईसीसी पुरस्कार देखिए यहाँ पे आईसीसी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, केवल 1, 3, 4 सही है, केवल 1, 3, 4 सही है। फिर आइए देखते हैं यहाँ पे 1, 3, 4। पहला है आपका जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार जीते हैं, सही बात है। आईसीसी पुरुष, यहाँ पे आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ही सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहते हैं, यानी जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर आपका सोबर्स ट्रॉफी इनको मिला है और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्हीं को मिला है। ऑप्शन 1 सही है। न्यूजीलैंड की अमेलिना केर ने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, सही बात है। इंग्लैंड के रिचर्ड इंग्लिशवर्थ को आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। ये आपका आईसीसी पुरस्कार के बारे में है। आईसीसी पुरस्कार सिर्फ यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को दिया गया है इंडिया में टेस्ट के लिए और आपका which of the following statement is correct regarding the recent return to astronaut from the International Space Station in 2025। हाल ही में 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस आए एस्ट्रोनॉट के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम जो आप और बुच विल्मोर ये दोनों रिटर्न आए हैं, ये दोनों नासा के एस्ट्रोनॉट हैं और ये आए हैं 9 मंथ के बाद जो है वापस आ गए हैं पृथ्वी पर, सही बात है। ये जो क्रू रिटर्न किया गया किससे रिटर्न हुआ है, तो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है उसके थ्रू यहाँ पे वापस आया है और इनके साथ साथ जो रशियन कॉस्मोनॉट है वो भी आपका इनके साथ रिटर्न आया है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इसका तीनों सही हो जाएगा, तीनों का तीनों आपका सही है। लूपेक्स मिशन जो आपका जिसको हम गगन चंद्रयान 5 के नाम से जानते हैं यह किन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, तो आपका इसरो और जाक्सा का हो जाएगा, इसरो जापान का ज्वाइंट वेंचर है। 129 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपका लॉन्च किया गया अंडर इंडिया एआई मिशन के तहत लॉन्च हुआ है। इसका है आपका ये प्रोवाइड जीपीयू एक्सेस प्रोवाइड करना,
क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करना और एआई टूल्स प्रोवाइड करना किसको, रिसर्चर को और स्टार्टअप्स को, किसके लिए, इंडिया सेंट्रिक एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए, इंडिया सेंट्रिक एआई मॉडल को डेवलप करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निहान हिंडांकियो को किसके लिए दिया गया है, निहान हिंडांकियो को आपको यहाँ पे हांगकांग को लिटरेचर के लिए दिया गया है, निहान हिंडांकियो को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, जॉन जम्पर को केमिस्ट्री के लिए और ड्रैगन एस मोगलू को दिया गया है आपका इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आईसीसी अवार्ड के बारे में बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह को दोनों ही जीता है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसको गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहते हैं, और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों ही मिला है, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, स्मृति मंदाना को नहीं दिया गया है। और एमेलिया कीर फ्रॉम न्यूजीलैंड के एमेलिया कीर को इन्होंने वॉन किया आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विमेन का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ में आईसीसी विमेन T20 ऑफ द ईयर क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, एमेलिया कीर को दिया गया है, न्यूजीलैंड की है। और रिचर्ड इलिंगटन जो आपका ये इंग्लैंड के हैं जिनको रिसीव हुआ आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी। तो 1 3 4 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 132 नंबर देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मिस वर्ल्ड 2025 भारत में आयोजित किया गया था हैदराबाद में, सही बात है, भारत में हैदराबाद में आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड कंपटीशन। थाईलैंड के ओपर सुचाता चुआंगसिरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, ये भी सही है कि थाईलैंड के ओपर सुचाता है उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। डेनमार्क की विक्टोरिया केजन ने मैक्सिको में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 जीता है, ये आपका 2024 का है, 2024 का मिस ए भी सही है। और ये जो है चौथा गलत है यहाँ पे कि नंदिनी गुप्ता ने मिस यूनिवर्स 24 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 इसका केवल 1 2 3 सही है कि मिस वर्ल्ड हैदराबाद में हुआ था, जीता कौन था, ओपल सुचाता जीती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी सही है लेकिन 2024 का है तो 2024 का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट। UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तो भारतीय पर्यावरणविद माधव गडकिल को UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, UNEP से अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, सही बात है। और UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर से देखिए, जो UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है 2024 के संदर्भ में भारतीय पर्यावरणविद माधव गडगिल को UNEP से अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, सही बात है। और UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान माना जाता है। तो 1 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस देश की रॉयल नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया है। तो पासेक्स अभ्यास किसके साथ किया है, तो ये है 134 का किसके साथ, तो ये आपका न्यूजीलैंड के साथ किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अदन की खाड़ी में निम्नलिखित में से किस देश की रॉयल सेना के साथ पासेक्स एक्सरसाइज किया है, तो न्यूजीलैंड के साथ किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 135 का हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। आइए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार केवल 1 और 2 सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डी गुकेश शतरंज में अपनी उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे, सही बात है। और 2024 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनमें शारीरिक रूप से सक्षम और पैरा खेल दोनों श्रेणियों के एथलीट शामिल थे। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा आपका गलत है, 1 और 2 इसका हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट है यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2025 से संबंधित बताना है कौन सा सही है। तो 136 का पद्म पुरस्कार है आपका, यहाँ पे सी जो है सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। देखिए यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भी शामिल है। तो पहला सही है। कितना है टोटल, 139 पद्म पुरस्कार है। और जापान के व्यापार और उद्योग जगत की एक प्रमुख हस्ती
ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही बात है। और ये आपका गलत है, पहला तीसरा आपका सही है, पहला तीसरा ही आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो मिस वर्ल्ड 2025 वाज हेल्ड इन हैदराबाद, हैदराबाद में हेल्ड हुआ था, सही बात है। ओपर सुचाता जो है आपका थाईलैंड की इन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल्स, ये भी सही है। और विक्टोरिया काजो जो है डेनमार्क की है, जो कि मिस यूनिवर्स 2024 में 2024 का हेल्ड की थी, ये जीती है। 2024 का जो कि मैक्सिको में हुआ था वो जीती है विक्टोरिया केजर, तो ये चौथा गलत है। तो 1 2 3 आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में बताना है, कौन सा सही है? इंडिया के इन्वायरमेंटलिस्ट है जिनका नाम माधव गडगिल है, उनको दिया गया है, उन्होंने रिसीव किया है अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूएनईपी से किसको दिया गया है? आपका माधव गडगिल को दिया गया है, तो पहला सही है। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो होता है आपका हाईएस्ट अवार्ड होता है यूनाइटेड नेशन का, किसके लिए? इन्वायरमेंटल ऑनर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो दे रखा है आपका कि डी गुकेश वाज वन ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द अचीवमेंट इन चेस, यानी चेस के लिए किसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया है? आपका डी गुकेश को दिया गया, सही बात है। और 2024 में अर्जुन अवार्ड जो है 32 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, इंक्लूडिंग एथलीट फ्रॉम बोथ एबल एंड पारा स्पोर्ट्स, यानी आपका दोनों सभी को मिला के दिया गया है। कितने लोगों को? 32 लोगों को दिया गया है, तो 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पद्म अवार्ड से संबंधित बताना है, कौन सा सही है? कि टोटल जो आपका 139 पद्म अवार्ड दिया गया है 2025 में, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है, पहला सही है। और ये आपका है, ये गलत है। और तीसरा है आपका जापान के ओसामा सुजुकी है, इनको प्रोमिनेंट फिगर है आपका, जिसको पद्म विभूषण दिया गया है, पहला तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला तीसरा सही है। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया, जिसने नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो कौन बना है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बना है, जिससे नासा के सहयोग से शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। 138 नंबर हो जाएगा, 138 का यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। 38 का जो है आपका 138 का केवल ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 3 सही है। आइए देखते हैं 1 और 3 में। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, सही बात है। और ये आपका गलत है। पुष्पा भारती को उनकी हिंदी रचना यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान 2023 का प्रदान किया गया था, ये पहला तीसरा सही है। तो दूसरा आपका गलत है आपका, तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 139 का बताना है। यहाँ पे आपका कौन सा सही है पूछ रहा है, तो यहाँ पे दोनों सही है। वर्ष 2024 में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पर प्रमुख समझौते ज्ञापन पर बताना है। भारत ने लिथियम अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, सही बात है। भारत ने गुजरात के लोथल में एक समुद्री विरासत परिषद का विकास के लिए वियतनाम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, सही बात है। याद रखिएगा, लिथियम अन्वेषण के लिए जो है और खनन के लिए किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। और गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए वियतनाम के साथ किया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे चक्रवात सही है। 140 का जो है आंसर ऑप्शन ए दे रखा है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पे चक्रवात शक्ति हो गया बंगाल की खाड़ी में, भारत का पूर्वी तट हो जाएगा। चक्रवात दाना आपका हो जाएगा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टाइफून यागी आपका म्यांमार, लाओस और वियतनाम। और टाइफून क्रेथोन आपका ताइवान और फिलीपींस हो जाएगा। फिर
फिर से देखेंगे चक्रवात शक्ति आपका बंगाल की खाड़ी और भारत का पूर्वी तट, चक्रवात दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, टाइफून यागी म्यांमार और लाओस और वियतनाम, और टाइफून क्रथोन ताइवान और फिलीपींस हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे 141 का देखें आंसर। 141 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 142 का ऑप्शन डी हो जाएगा। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 54th सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड, यानी 54वां कंट्री कौन बन गया जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है, तो यह हो गया बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे लिटरेचर अवार्ड दिया गया है, कौन सा सही है। विनोद कुमार शुक्ला जो कि पहले राइटर हैं कहाँ के, छत्तीसगढ़ से, जिनको ऑनर किया गया है 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड, सही बात है। व्यास सम्मान दिया गया 2023 का किसको, यादें के लिए किसको, पुष्पा को दिया गया, पुष्पा भारती को दिया गया, ऑप्शन 3 सही है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। 139 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर एमओयू साइन बिटवीन द, एमओयू साइन किया गया कंट्रियों के बीच में बताना है। इंडिया ने एग्रीमेंट की साइन किया अर्जेंटीना के साथ, किसके लिए, कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। लिथियम एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए कोऑपरेशन किया गया है इंडिया किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ करेगा। और आपका जो आपका मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है लोथल में जो मैरीटाइम हेरिटेज बनाया जाएगा उसके लिए किसके साथ, वियतनाम के साथ एमओयू साइन किया गया है। दोनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइक्लोन शक्ति जो आपका बे ऑफ बंगाल ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आया था, सही बात है। साइक्लोन दाना जो आपका उड़ीसा वेस्ट बंगाल में आया था। टाइफून यागी जो आपका म्यांमार लाओस और वियतनाम में आया था। और टाइफून क्रथोन जो है ताइवान और फिलीपींस में आया था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बताना है इसका 141 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 142 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 143 143 देखेंगे। 143 का आंसर है ऑप्शन ए। 147 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 144 का आंसर ए हो जाएगा। 148 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, 145 का आंसर सी हो जाएगा। और 149 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 146 का आंसर क्या हो जाएगा, 146 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और 150 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये लास्ट देख लेते यहाँ पे 143 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 147 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 144 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 148 का भी आंसर ए हो जाएगा। 145 का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे 149 का आंसर क्या हो जाएगा, 149 का डी हो जाएगा। 149 का डी हो जाएगा। और लास्ट है 146 का आंसर क्या हो जाएगा, 146 का आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे 150 का आंसर इसका भी बी हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 2 है, यहाँ पे कंप्लीट होता है एटोरिया का। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।